नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका द ग्राउंड रिपोर्ट में। मैं हूं समीर आत्मज मिश्र। लोकसभा चुनाव में 2 चरण के लिए मतदान हो चुके हैं, यानी 543 में से 190 सीटों पर वोटिंग हो गई है। मतदान का परसेंटेज इस चरण में भी उम्मीद से कम रहा, 2019 के मुकाबले काफ़ी कम रहा। इसे बीजेपी के लिए शुभ नहीं माना जा रहा है। हालांकि बीजेपी और उसके समर्थक ऐसा नहीं मान रहे हैं, लेकिन दूसरे चरण के मतदान के बाद अब धीरे धीरे ये बात उनकी तरफ से भी सामने आने लगी है, जो कि पहले चरण के चुनाव तक कम मतदान प्रतिशत को बीजेपी के लिए नुकसानदेह नहीं मान रहे थे। खैर, बीजेपी खुद इस मतदान प्रतिशत से ज़रूर आशंकित है और इस बात की पुष्टि तब और हो जाती है जब बीजेपी के शीर्ष नेता चुनावी सभाओं में सिर्फ और सिर्फ सांप्रदायिक भाषणों का सहारा ले रहे हैं। ये नहीं बता रहे हैं कि हमने 10 साल में क्या काम किया, बल्कि ये बता रहे हैं कि कांग्रेस ने पिछले 70 साल में क्या किया, जो कि 2014 से पहले भी बताते थे। ये नहीं बता रहे हैं कि हम आएंगे तो क्या करेंगे। ये बता रहे हैं कि कांग्रेस आई तो ये कर देगी, वो कर देगी। अपने घोषणा पत्र का जिक्र नहीं कर रहे हैं, बल्कि कांग्रेस पार्टी के घोषणा पत्र की एक एक लाइन का पोस्टमार्टम कर रहे हैं। शुरुआत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से ही हुई, जब एक रैली में उन्होंने कहा कि अगर कांग्रेस की सरकार बनेगी तो हर एक नागरिक की प्रॉपर्टी का सर्वे किया जाएगा। वही सैम पित्रोदा के अमेरिका के संदर्भ में कही गई एक बात का हवाला देते हुए उसे यहां से जोड़ दिया उन्होंने। शिकायत भी हुई उनके इस बयान की चुनाव आयोग में। चुनाव आयोग से नोटिस भी मिला है उनकी पार्टी के अध्यक्ष को, लेकिन प्रधानमंत्री रुके नहीं हैं, लगातार वैसे बयान दे रहे हैं। और अब इसमें उनकी पार्टी के दूसरे बड़े नेता भी शामिल हो गए हैं जो उनकी बातों को दोहरा रहे हैं। छत्तीसगढ़ में एक चुनावी रैली में पीएम मोदी ने कहा, जब तक आप जीवित रहेंगे तब तक कांग्रेस आपको ज़्यादा टैक्स से मारेगी, और जब आप जीवित नहीं रहेंगे तब आप पर इनहेरिटेंस टैक्स का बोझ लाद देगी। महिलाओं से कह रहे हैं कि आपका मंगलसूत्र तक छीन लेगी, मुसलमानों को दे देगी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी कुछ इसी तरह का बयान दिया कि कांग्रेस ने इस बार के मैनिफेस्टो में सरकारी नौकरियों में धार्मिक अल्पसंख्यकों के लिए आरक्षण का संकेत दिया है। जेपी नड्डा भी पीछे नहीं है, कह रहे हैं कि कांग्रेस आई तो संपत्ति का बंटवारा कर देगी, हिंदुओं की संपत्ति लेकर मुसलमानों को दे देगी। वही बात जो प्रधानमंत्री जी कह चुके हैं, वही बात वो दोहरा रहे हैं। दोहरा तो उसे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी रहे हैं, पर उसमें अपनी रुचि के अनुसार कुछ और बातें वो जोड़ दे रहे हैं। जैसे बागपत की एक रैली में योगी जी बोले कि कांग्रेस शरिया कानून लागू कर देगी। एक बात उन्होंने और कही कि कांग्रेस के मैनिफेस्टो में लिखा है कि खाने की आज़ादी है, इसका मतलब गोमांस खाने की आज़ादी दे रही है कांग्रेस पार्टी, और जिस गाय को हम माता मानते हैं उसे वो खाने के लिए कह रही है। जबकि ये सबको पता है कि संविधान में मिली आज़ादी का दायरा बहुत व्यापक है। उसमें रहने, खाने, घूमने की ही आज़ादी नहीं है, बल्कि सम्मानपूर्वक रहने, खाने और जीने का हक भी है। हालांकि कांग्रेस पार्टी के नेता ये कई बार कह चुके हैं कि हमारे मैनिफेस्टो में ऐसा कुछ नहीं लिखा है। चुनौती दे रहे हैं कि लिखा हो तो बता दो। पार्टी अध्यक्ष खरगे जी तो मैनिफेस्टो समझाने के लिए मोदी जी से मिलने का भी समय मांग रहे थे, लेकिन चुनावी व्यस्तता में खरगे जी के पास इतना समय भले हो, पर प्रधानमंत्री जी के पास समय कहाँ से होगा। पूरी पार्टी ही उन्हीं के चेहरे पर लड़ रही है, सिर्फ एक ही मुद्दे पर लड़ रही है, मोदी की गारंटी, जिसे अब वो भूल गई है और मतदाताओं को ये बता रही है कि कांग्रेस की क्या गारंटियां हो सकती हैं। जाहिर है ये सब इसलिए हो रहा है ताकि मतदाताओं का ध्रुवीकरण हो सके धार्मिक आधार पर। सीधे तौर पर कहें तो हिंदू मुस्लिम, जो कि बहुत ही पसंदीदा मुद्दा है बीजेपी के नेताओं का भी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भी। लेकिन ध्रुवीकरण हो नहीं रहा है। एक तो विपक्षी दल या तो इसे झूठा और फरेब बयान बताकर अपने मुद्दों पर लौट जा रहे हैं, या फिर मजाक उड़ा रहे हैं, यानी बयानों का लोड ही नहीं ले रहे हैं। दूसरी ओर मुस्लिम समुदाय की ओर से ऐसे बयानों पर अब कोई प्रतिक्रिया नहीं आ रही है, और दूसरी ओर हिंदू मतदाता है जो ऐसे बयानों से इस कदर उब गया है कि इस मुद्दे में जितनी धार दी जा रही है उसी तीव्रता से मतदान से उसकी दिलचस्पी कम होती जा रही है। 2 फेज के चुनाव में ये साफ तौर पर दिखा है। आगे भी यही हाल रहा तो मतदाताओं में अरुचि ऐसी ही बनी रहेगी। ये ज़मीनी हकीकत है। एक और महत्वपूर्ण बात, बीजेपी हिंदू मुसलमान वाले इस मैटर को और कांग्रेस के मैनिफेस्टो को इसलिए भी ले आई है क्योंकि विपक्ष ने संविधान बदलने की आशंका का जो नैरेटिव चलाया वो उन ज़मीनी मतदाताओं तक भली भांति पहुंच गया, जिसे पिछले 10 साल से अपनी ओर करने में बीजेपी ने पूरी ताकत झोंक दी।
और अपने परंपरागत मतदाता समूहों को भी दरकिनार कर दिया। बीजेपी को इस नैरेटिव की काट में कुछ करना ही था। सफाई देने की कोशिश की गई, लेकिन आशंकाओं के पक्ष में तर्क इतने मजबूत दिख रहे थे कि सफाई वाले तर्क उनके आगे ठहर नहीं सके। ऐसे में उसकी काट वाला कोई दूसरा ही नैरेटिव लाना था और इसके लिए सांप्रदायिक ध्रुवीकरण जैसा मुफीद कोई नैरेटिव उसके लिए हो नहीं सकता था। यानी आम बोलचाल में जो मंडल और कमंडल की बात कही जाती है, पिछले 10 साल में इन दोनों मोर्चों पर बीजेपी लीड कर रही थी, लेकिन अब मंडल बनाम कमंडल की लड़ाई आमने सामने है, यानी टकराव है। और दोनों के टकराव में बीजेपी को मात मिल रही है, क्योंकि मंडल वाला वर्ग उससे इसलिए बिदक रहा है कि उसे डर है कि बीजेपी संविधान बदलकर उसे मिले ना जाने कौन कौन से अधिकार और सहूलियतें छीन लेगी। वहीं कमंडल वाले वर्ग को यह लग रहा है कि क्या ऐसे मुद्दों के अलावा इस पार्टी के पास वास्तव में कोई दूसरा मुद्दा नहीं है, जो कि 10 साल बाद भी इसी मुद्दे पर भरोसा करती है। लेकिन राजनीतिक पर्यवेक्षकों की दृष्टि में यह मामला बीजेपी को इसलिए बैकफुट पर दिखा रहा है कि वो अपने मुद्दों की बजाय विपक्ष की ओर से तैयार किए गए मुद्दों पर खेलने को विवश है, जबकि अब तक इसका उल्टा होता रहा है। हाँ, कुछ जगहों पर पहले भी बीजेपी विपक्ष के मुद्दों पर खेलने पर विवश हुई और वहां उससे राजनीतिक नुकसान भी हुआ। अब आगे क्या होता है, देखते रहिए। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे एक नए विषय के साथ। द ग्राउंड रिपोर्ट के यूट्यूब चैनल को आपने अब तक सब्सक्राइब न किया हो तो ज़रूर कर लें। हमारे वीडियोज़ को लाइक करें, शेयर करें और अपने सुझाव भी हमें ज़रूर भेजें।